तीसरे टी20 मुकाबले में यशस्वी, संजू और दुबे की हुई है टीम इंडिया में एंट्री। 3 वर्ल्ड चैंपियन एंट्री से किस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता? प्लेइंग 11 में होंगे 4 बड़े बदलाव। तो जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला महज कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। और तीसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले बीसीसीआई ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यशस्वी जायसवाल की टीम में एंट्री होने जा रही है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन की एंट्री होने जा रही है, जो कि आपके विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भी रहेंगे। और उसके साथ में शिवम दुबे जो ऑलराउंड पैकेज है, और ये तीनों आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। तो इसका मतलब तीनों को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्लेइंग 11 की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी जाएगी। गेंदबाजी में भी कुछ युवा खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, उन्हें डेब्यू करने का मौका दिलाया जाएगा। अब चूंकि ये बात तो आप जानते हैं, पहला मुकाबला आप जिम्बाब्वे से हारे हैं, तो किसी भी एंगल से जिम्बाब्वे को हल्के में तो नहीं ले सकते। दूसरा टी20 मुकाबला आप जीते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन क्या इसके बावजूद भी उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा? क्या होगी तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11, जो कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा? संजू सैमसन के आने से और साथ यशस्वी और दुबे के आने से कैसे शुभमन गिल की चिंता बढ़ चुकी है? क्या है प्लेइंग 11? इसकी तस्वीर साफ है। आइए आपको बताते हैं तीसरे टी20 मुकाबले में किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओपनिंग पेयर भारत का क्या होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपका फेवरेट। बाकी जो प्लेइंग 11 रहेगी वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 में ओपनिंग पेयर के बारे में। तो सबसे पहले पायदान पर नाम यशस्वी जायसवाल का आएगा। जी हां, यशस्वी जायसवाल की टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी है और जब वो आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ प्लेइंग 11 में शामिल हो जाएंगे। यशस्वी जायसवाल के पास जो काबिलियत है वो बात तो आप और हम सभी जानते हैं। पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाते हैं और जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अभिषेक की तरह ये भी मैच को एक तरफा करने का पूरा मादा रखते हैं। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के ओपनिंग पेयर में रहे वर्ल्ड कप के अंदर भी, उससे पहले भी यशस्वी जायसवाल के इंटेंट के तौर पर इन्हें शामिल किया जाता है। इनके नाम भी एक टी20 में इंटरनेशनल में शतक है। तो जब आपके पास यशस्वी जायसवाल पहली पसंद हो तो फिर आप बैकअप खिलाड़ियों को बाहर करेंगे। अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था, उस खिलाड़ी को तीसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उसकी एकमात्र और सबसे बड़ी वजह यशस्वी जायसवाल की टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के साथ में तो शुभमन गिल ही रहेंगे ओपनिंग पेयर में। ये कप्तान भी है और ओपनिंग पेयर के प्रबल दावेदार भी है। हालांकि ये बात तो सच है कि बल्ले से उतने ज्यादा फॉर्म में नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मुकाबलों में हालांकि पहले मुकाबले में शुरुआत मिला, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और दूसरे टी20 मुकाबले में तो कुछ खास कर ही नहीं पाए। तो अपने बल्ले से उतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में तो नहीं है और कप्तान है चूंकि, तो प्लेइंग 11 में 100% जगह बनेगी। शुभमन गिल की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है। ये वो खिलाड़ी है जो प्रिंस कहे जाते हैं, एक नए युवा टैलेंटेड विराट कोहली की राह पर अग्रसर ये खिलाड़ी, लेकिन पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक अच्छा मौका होगा तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से, अपनी फॉर्म से हर किसी को जवाब देने का, अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने का। तो ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि यशस्वी जायसवाल की एंट्री से अभिषेक शर्मा को बाहर बिठाया जाएगा और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा बन जाएंगे। नंबर 3 की बात करेंगे तो संजू सैमसन की एंट्री होगी। जी हां, संजू सैमसन वो खिलाड़ी है जिसने पिछले कुछ समय से टीम इंडिया में जबरदस्त खेल दिखाया है और जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। ये बतौर विकेट कीपर टीम इंडिया की पहली चॉइस रहेंगे। पहले 2 मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब आ चुके हैं और इनकी पहली चॉइस जो बल्लेबाजी में है वो नंबर 3 पर है, क्योंकि राजस्थान रॉयल के लिए भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। ओपनिंग पेयर में भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि जगह है नहीं तो नंबर 3 पर रहेंगे। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी संजू सैमसन कर सकते हैं, अकेले दम पर पूरा मैच पलट सकते हैं। विकेट कीपिंग की स्किल भी इस खिलाड़ी के पास में है, तो आपको दूसरे विकेट कीपर की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। उस लिहाज से भी आप जो है इस खिलाड़ी को मौका देना चाहेंगे। तो संजू सैमसन अगर नंबर 3 पर आते हैं तो नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाएगा। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मिडिल ऑर्डर में बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करी, एक अर्धशतकीय पारी खेली। पहले मुकाबले में हालांकि इनका बल्ला शांत रहा, लेकिन दूसरे मुकाबले में इनको प्लेइंग 11 में जगह मिली थी और वहां मौके का फायदा उठाया। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करी और एक बहुत बड़ी पारी खेली क्रूशियल मोमेंट पर।
तो टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर जो रहेंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। अब देखिए, हो तो ये भी सकता है ना कि ये नंबर 3 पर खेले और संजू को नंबर 4 पर खिला लिया जाए, वो एक कप्तान की चॉइस रहेगी। लेकिन अब दोनों की प्लेइंग 11 में जगह बन रही है, संजू की भी बन रही है, ऋतुराज की भी बन रही है। इसका मतलब रियान पराग को बाहर बैठना पड़ेगा। वो नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं। नंबर 5 पर आर साई सुदर्शन को मौका मिल जाएगा। पहले मुकाबले में मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मुकाबले में मौका दिया गया था। हालांकि बल्लेबाजी का मौका उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले में भी नहीं मिला था, क्योंकि इतनी अच्छी बल्लेबाजी ओपनिंग पेयर के बल्लेबाजों के द्वारा कर ली गई थी और जिसकी वजह से आर साई को मौका नहीं मिला था। लेकिन अब मिल जाएगा साई सुदर्शन को मौका। एक बार फिर मिडिल फेज में नंबर 5 पर इन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत दिखानी होगी। नंबर 5 के ये खिलाड़ी है। तो नंबर 6 पर रिंकू सिंह की एंट्री होने वाली है। देखिए, रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैच को कमाल तरीके से फिनिश किया था। ये टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में बैकअप और रिजर्व प्लेयर में शामिल थे। इस खिलाड़ी की काबिलियत हर कोई जानता है। आईपीएल में जिस तरह से 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद जब टीम इंडिया में लगातार मौका मिला तो इस खिलाड़ी ने अच्छा किया। पिछले मुकाबले की बात कर लीजिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, अग्रेसिव इंटेंट दिखाया। 22 बॉल पर 48 रन के एक इनिशियल मोमेंट पर पारी खेली, जो कि एक अच्छे फिनिशर के तौर पर टीम इंडिया को 234 रन पर ले जाने में बहुत ज्यादा मददगार रही थी। उस लिहाज से भी रिंकू सिंह आपके बहुत शानदार खिलाड़ी है। फील्डिंग में भी बेस्ट एफर्ट डालते हैं और रिंकू सिंह की प्रेजेंस भी और मैच फिनिशर के तौर पर एक वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो नंबर 6 पर रिंकू सिंह, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रमोट किए जा सकते हैं। वो अलग बात होगी कि कोई खिलाड़ी प्रमोट हो गया हो, लेकिन ये नंबर 6 के दावेदार है। नंबर 7 पर शिवम दुबे आ जाएंगे। अब देखिए, ये बैटिंग में गहराई चाहिए तो शिवम दुबे को नंबर 7 पर आना पड़ेगा। शिवम दुबे वो खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी से तो नंबर 4-5 पर भी आ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो आएंगे, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी है। शिवम दुबे वर्ल्ड कप टीम में प्रबल दावेदार प्लेइंग 11 के थे। शिवम दुबे के पास वो काबिलियत है। शिवम दुबे बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, अकेले दम पर पूरे मैच को पलट सकते हैं। शिवम दुबे हालांकि टीम इंडिया की, अब शिवम दुबे जो है आपको प्लेइंग 11 में आते हैं तो एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प भी प्रदान करते हैं। ऑलराउंड पैकेज के तौर पर शिवम दुबे गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे, फील्डिंग में तो एफर्ट डालते ही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ शिवम दुबे जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से बल्ले से, गेंद से और अपनी फील्डिंग से टीम इंडिया में नंबर 7 पर अटेंडेंस देते हैं। तो नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे। देखिए, वॉशिंगटन सुंदर भी टीम इंडिया के स्पिन ऑलराउंडर में एक हैं। गेंदबाजी में तो कमाल है ही है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत इनके पास में भी है। तो बल्लेबाजी में भी जब आपके पास 8वें पायदान पर वॉशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी है तो फिर उनकी काबिलियत तो आप जानते हैं। वो बल्लेबाजी बहुत ही शानदार करते हैं, जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगा सकते हैं। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में जरूरत पड़ी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा पिच जो था वो अनबैलेंस था कि वहां पर अकेले दम पर वो मैच नहीं जिता सके। लेकिन अब आप उम्मीद करते हैं वॉशिंगटन सुंदर से कि वैसे क्रूशियल मोमेंट पर इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक खेल कर आए, तो अब वो प्रयास जरूर करेंगे तीसरे टी20 मुकाबले में। तो 9th पोजीशन पर रवि बिश्नोई आ जाते हैं। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी से तो हर कोई वाकिफ है। इनकी गेंदों को जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अभी तक अगर इंडिया के लिए सबसे बड़ा कोई पॉजिटिव वे रहा है तो रवि बिश्नोई ही रहे हैं। जिस तरह से गेंदबाजी दोनों टी20 मुकाबले में करी वो अनबिलीवेबल है। मतलब बैट से बॉल टच नहीं हो रहा है। इस गेंदबाज की काबिलियत तो देखिए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना अलग ही एक एक्शन लेकर आते हैं। कुछ ही समय पहले आईसीसी के नंबर 1 गेंदबाज भी रहे हैं, तो ये खिलाड़ी एक अलग लेवल का खिलाड़ी है। नंबर 9 पर रहेगा। 10वें पायदान पर हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, हर्षित राणा भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के इर्द गिर्द है और उस लिहाज से हर्षित राणा को भी डेब्यू कराया जा सकता है। हर्षित राणा के पास वो काबिलियत है कि वो अपनी गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को विकेट चटका सकते हैं। हर्षित राणा के पास वो अग्रेशन नजर आता है, वो टप्पा नजर आता है, ये खिलाड़ी की एक अलग इंटेंट नजर आती है। तो फिर हर्षित राणा आवेश खान की जगह शामिल हो सकते हैं और 11वें पायदान पर मुकेश कुमार को मौका दिया जा सकता है। 11वें पायदान पर मुकेश इसलिए क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में नई गेंद से विकेट तो केवल मुकेश नहीं चटकाए हैं, फिर वो चाहे जिम्बाब्वे के बड़े बड़े बल्लेबाज ही क्यों ना हो, इनकी अंदर आती हुई गेंदों को पढ़ पाना उनके लिए इतना आसान है नहीं। तो मुकेश कुमार आपके 11वें पायदान पर गेंदबाज बन जाते हैं। अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ये कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं हमारी राय में, जहाँ ओपनिंग पेयर से लेकर डेप्थ तक कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जाएगी। लेकिन इस बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।